अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर अटैक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। ट्रंप ने खामेनेई के सरेंडर करने की शर्त रखी है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इससे इनकार कर दिया है। खामेनेई ने सीधा और साफ साफ कह दिया है कि वो किसी के सामने सरेंडर करने वाले नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि जंग लड़ेगा। ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. अब आप ये समझिए कि खामेनेई सिर्फ सरेंडर करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो अमेरिका बार बार कह रहा है उसको भी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। खामेनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो अमेरिका को इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। साथ ही कहा कि अमेरिका के अटैक से ईरान से ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को उठाना पड़ेगा। آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود. तो अमेरिका को अंजाम भुगतने पड़ेंगे, अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा, ये खामेनेई कह रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं हमें लोकेशन पता है, आप सरेंडर कर दीजिए बिना किसी शर्त के। लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब जिस रिजीम चेंज की बात अता सर ब्रेक पर जाने से पहले हम कर रहे थे, अब उसको यहीं से आगे बढ़ाते हैं ना कि क्या होगा, खामेनेई का क्या होगा, ये ईरान में है कि नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि भाई हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, ये जंग कितनी आगे तक जा सकती है और अमेरिका क्या टारगेट करेगा खामेनेई को। बिल्कुल, देखिए प्राची, बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत कम्प्लेक्स है। अमेरिका के अंदर जो उनके अंदर जो एक सुझाव लिए गए, 60% अमेरिकन ने बोला है कि अमेरिका को इस जंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर की बात करें तो 70% जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं उन्होंने बोला है हमें जंग में नहीं जाना चाहिए। तो जंग में कौन धकेल रहा है फिर अमेरिका को? जो जितने जो लॉबी है नेतन्याहू की, एक ये भी मानना है कि जितने सेनेटर नेतन्याहू के साथ में उतने सेनेटर ट्रंप के साथ में नहीं है, उनके अपने कांग्रेस या उनके पार्लियामेंट के अंदर। और अभी जो प्रेशर बन रहा है ट्रंप के ऊपर, वो बन रहा है वो पूरी जूइश लॉबी जो अमेरिका के अंदर बिजनेसमैन है, पैसे वाले लोग हैं, जो ट्रंप के नज़दीकी हैं, वो ट्रंप को पुश कर रहे हैं, ट्रंप डू समथिंग नाउ। तो यही जो भी चर्चा हमारी पहले चल रही थी, अगर आप हॉस्पिटल्स को टारगेट करेंगे, आप सिविलियंस को टारगेट करेंगे, तो आप फिर अमेरिकन पब्लिक का भी व्यू पॉइंट चेंज करेंगे और दुनिया का जो एक स्टैंड है वो भी इजराइल के हक में चला जाएगा। तो अभी जहां तक स्ट्राइकिंग दी हेड ऑफ दी हाइड्रा, जो वो पहले इजराइल बोलता चला आ रहा है, आयतुल्लाह खमानी, अली खमानी, तो उन्होंने ऑलरेडी कल अटेम्प्ट किया था जब इनका एक लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उस समय इजरायली एयरक्राफ्ट ने आगे टारगेट किया था वो इलाका जहां पे उन्होंने शायद सोचा यहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन शायद ये अभी बच गए। तो अभी जहां तक इनके सर्वाइवल का सवाल है, ये अगर ऑल आउट शुरू होगा तो पक्का अटेम्प्ट किया जाएगा, इनको असैसिनेट करने की चेष्टा की जाएगी। और फाइनली जो मैंने आपको पहले भी बोला कि ईरान को काबू करने के लिए जब तक उनकी अवाम, ईरानियन पब्लिक नहीं खड़ी होगी कि हमको अभी सत्ता परिवर्तन चाहिए, तब तक ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। आप कोई पपेट नहीं बिठा सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू, और अगर आपको बिठाना भी है तो उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनानी पड़ेगी पहले, जो तुरंत आके वहां बैठ जाएं और काबिज होकर कार्रवाई चलाएं। और बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, और वो एक लड़ाई जो है थोड़ी ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, जिसके अंदर नुकसान दोनों तरफ का होगा और अमेरिकन का भी होगा। आयतुल्लाह खमानी ने बोला कि अमेरिका को 50,000 तबूत तैयार कर लेने चाहिए अगर उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। तो मैं उनकी वार्निंग बता रहा हूं, शायद या कवर भी हो, मेरे को मालूम नहीं, ये वार्निंग है उसकी। 50,000 तबूत तैयार कर ले अमेरिका अगर आपने हमारे साथ जंग शुरू करी तो अभी आगे चल के ये बताइए, मूवी में पूछते हैं ना, तो बताइए क्या होगा खमेनिया का, क्या होने वाला, क्या होगा खमेनिया का? ये तो सवाल है कि क्या होगा, इनका क्या होगा? मर जाएगा, मार दिया जाएगा। है ही नहीं वो तेहरान में। मैम अभी तक सामने क्यों नहीं आता है? कहां छुप के बैठा हुआ है?
कौन से बिल में घुस के बैठा हुआ? आई बिलीव, मेरा मानना है, अगेन आई मे बी रॉन्ग, वो मॉस्को में है, ये मेरा मानना है। किसी इस्लामिक देश में नहीं जाएगा, वो नफरत करते हैं शिया ईरान से। यानी वो नहीं है ईरान में? बहल सर नहीं, मेरी व्यू थोड़ा सा सर डिफरेंट है कि मेरे हिसाब से खमेनी ईरान के अंदर ही है, किसी सिक्योर लोकेशन में है, बंकर के अंदर है, और उस बंकर को, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे, बहुत सेफ है वो वहां पे अभी, पर अभी हमने मारने का सोचा नहीं है, क्योंकि उन बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स तो सिर्फ अमेरिका के पास है, और उसकी मींस ऑफ डिलीवरी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर वो भी अमेरिका के पास है। और जब तक अमेरिका की एंट्री नहीं होती, ये दोनों फौर्दों को डिस्ट्रॉय करना और उनको बंकर के अंदर डीप छुपे हैं तो उनको हिट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं एक चीज और कुछ बोलना चाहता हूं कि खमेनी के जितने क्लोज मिलिट्री और इंटेलिजेंस लीडर्स थे, सभी को मार दिया गया है, चाहे वो बगारी था, सलामी था, हैजी जदेल था, या फिर दूसरे थे मोहम्मद कजामी जो उनका इंटेलिजेंस चीफ था, उन सबको मार दिया गया है। लेकिन साथ में अभी भी कुछ ऐसे लोग उनके साथ हैं, खासकर पॉलिटिकल साइड के, जो कि सक्सेशन चेन को बराबर रख सकते हैं। और यहां पे रजीम चेंज की जो बात करते हैं, मैं ईरान का एक कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बता दूं अगर आप परमिट करें, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्टेट करता है? उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, 88 मेंबर्स होते हैं, 88 मेंबर होते हैं उसके अंदर, वो डिसाइड करते हैं कि किसको सुप्रीम लीडर बनाना है। इसका यह मतलब है कि जो मुश्ताबा इनका लड़का है वो ऑटोमेटिकली नहीं बनता। ये कौन होते हैं? ये सीनियर क्लेरिक्स होते हैं जो ईरान के अंदर है, जो इकट्ठे होकर ये डिसाइड करते हैं कि किसी एक को सुप्रीम लीडर बनाना है या फिर एक काउंसिल बनानी है लीडरशिप की, वो भी एक इनके पास ऑप्शन है। और यहां पे मसूद भी है एक प्रेसिडेंट, जो अभी तक कुछ ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, और वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। उसने सबसे इंपॉर्टेंट लीडर जलीली को हराया था, जो कि हार्डलाइनर था। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट करता है वहां पे, रजीम चेंज करना इतना आसान नहीं है। 36 साल से ताकतवर है अगर खामेनेई वहां पर, और अभी भी बैठकर अमेरिका को धमका रहे हैं। अभी भी खामेनेई की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका को हमसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कितनी ताकत है खामेनेई की, अंदाजा लगाइए। लेकिन बार बार जब अमेरिका के दाखिल होने की बात हम करते हैं, हम कहते हैं अमेरिका क्या डायरेक्ट अटैक करेगा, तो ये कितना चुनौतीपूर्ण अमेरिका के लिए भी रह सकता है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, अमेरिका अगर अटैक करेगा तो उसके लिए कितना आसान रहेगा और कितना मुश्किल रहेगा, इस पर बात कर लेनी जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो उसे पहाड़ों पर युद्ध करना होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका का उतना बेहतर नहीं है। दुनिया ने अफगानिस्तान में अमेरिका की इस कमजोरी को परख लिया था। अमेरिका और इजराइल का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिसमें नंताज और फोर्डो दो अहम साइट्स शामिल हैं। नंताज पर इजराइल ने ताबड़तोड़ कई हमले किए हैं, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स को कितना नुकसान पहुंचा पाया, यह पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में अमेरिका अगर युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए भी ये न्यूक्लियर साइट्स चुनौती साबित हो सकती हैं। नताज को तबाह करना भले ही अमेरिका के लिए आसान हो, लेकिन उसकी असली परीक्षा जो होगी वो फोर्डो न्यूक्लियर साइट को लेकर होगी। अब अमेरिका जब आएगा तो ये चुनौती अमेरिका के सामने हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि ईरान के पास दो बड़े न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिसमें पहला है नातांज साइट, जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। कंक्रीट और स्टील के इस्तेमाल से इसे पूरे टनल को बनाया गया है, जो जमीन से लगभग 8 मीटर नीचे है। इजराइल के लिए मुश्किल यह है कि उसके पास 6 मीटर से ज्यादा गहराई में डैमेज करने वाला कोई हथियार मौजूद नहीं है। इसलिए इजराइल ने नातांज साइट पर कई अटैक तो किए, लेकिन 8 मीटर अंदर वो कितना नुकसान पहुंचा पाया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है वो है फोर्डो। ये ईरान का सबसे सेफ साइट है। ये जमीन से 80 मीटर नीचे बना हुआ है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी इस साइट को डैमेज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के पास जो सबसे ज्यादा गहराई तक डैमेज करने वाला बम है, उसकी क्षमता 60 मीटर है। अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 की भी पहुंच फोर्डो साइट तक नहीं हो सकती है। अमेरिका अगर ये बम इजराइल को दे भी देता है तो भी इजराइल इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस बम को ड्रॉप करने के लिए B-2 बॉम्बर की जरूरत पड़ती है। इजराइल के पास ऐसा कोई भी बॉम्बर मौजूद नहीं है। तो ये दो बड़ी चुनौती हैं जो फिलहाल इजराइल के सामने हैं। और जो हम पहाड़ों वाला युद्ध कह रहे हैं वेस्टर्न सर, अफगानिस्तान में हमने देखा था कमजोरी, देखी थी क्या कमजोरी थी अमेरिका की, उसकी फौज की, कि पहाड़ों में जब युद्ध की बात आती है तो वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लड़ पाते हैं। इस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं? और देखिए, पहली बात हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, अमेरिका करेगा क्या? क्या वो मिलिट्री ट्रुप्स ईरान में लाना चाहेगा? मेरा इसका जवाब है नहीं। कारण यह है
क्योंकि ईरान में अफगानिस्तान में और इराक में हम सबको पता है कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां लंबे असर के लिए थे। अफगानिस्तान में तो जहां मैं खुद डिफेंस अटैची था, मेरे को याद है वहां 20 साल के लिए वो सेना थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, वापस तालिबान आ गया और थोड़ा बस खात्मा अलकायदा का कर पाए थे। तो इस टाइम ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर रहेगा। और ये एक और एग्जांपल है जो लेटेस्ट हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर हुआ है। और आज की तारीख में अमेरिका नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर करेगा। और वो किस प्रकार करेगा? देखिए, उसके पास इतने बेसेस हैं, आपने अभी पूरे खाड़ी इलाके में दिखा दिए हैं, उसकी पूरी नेवल फ्लोटिला है। और ये जो मुनीर गया है वहां पर, उसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस युद्ध को कैसे अनफोल्ड किया जाएगा? इसमें B-1 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, GBU-57, उसका मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे ज्यादा होगा इनकी नेवी का, और जितने भी इनके पास बेसेस हैं यहां से भारी तादाद में मिसाइल्स और इनकी जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और देखिए, वर्ल्ड में नंबर 1 टेक्नोलॉजी जहां तक साइबर की है, और साथ में ये जितना भी स्पेस वॉरफेयर है और कम्युनिकेशन का, इसको जैम वगैरह करना अमेरिका के लिए काफी आसान है। ईरान को वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर होगा, हर लिहाज से होगा। और ये जितनी भी लॉन्चिंग होगी शिप्स द्वारा, ये बेसिस द्वारा की जाएगी। पाकिस्तान का बेस भी यूज हो सकता है, और मैं तो इसको मानता हूं पक्का होगा। जहां तक बगराम में एयरबेस है उसका भी हो सकता है, क्योंकि आज तालिबान को पैसा मिल रहा है ये यूनाइटेड स्टेट से, उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर इस प्रकार का वॉरफेयर होगा, अब बात करते हैं फोर्डो को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखिए, जहां तक GBU-57 का सवाल है, उसका वजन है 13,600 kg, लेकिन B-2 बॉम्बर्स पे अभी उन्होंने मॉडिफिकेशन करके ऐसा किया है कि दो इसको कैरी किया जा सकता है GBU-57 को। कहने का मतलब है, एक को जब आप ड्रॉप करेंगे, उसकी जब टारगेटिंग करेंगे, वो GBU-57 की जो मार की क्षमता है वो 200 फीट है, 200 एक की। तो दूसरा जब उसी के थ्रू जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जहां उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव पहुंच जाएगा। दूसरा, एक ही B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये काफी इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बॉम्ब बहुत महंगा है, ये तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर की इसकी कॉस्ट है एक GBU-57 की। तो कुछ तो इसको मारना पड़ेगा। और इजराइल क्या कर सकता है? इजराइल देखिए, ये कर सकता है कि हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं ये टनल्स के लिए, उनको आप ब्लॉक कर दो, बर्बाद कर दो, इतनी वहां पर फायरिंग कर दो कि कुछ तो कोलैप्स होगा। अगर आपने वो कर दिया तो सारा प्लांट वैसे के वैसे अनरीचेबल हो जाएगा। तो ये डिलीट इसको कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ईरान ने क्या होगा, क्या किया होगा? मेरे को लगता है ईरान ने यह किया होगा कि काफी वहां से जो बड़ी इनकी हाईली साइंटिफिक लिटरेचर होगी, रिसर्च वाली है, उसको तो सब अब मूव कर दिया होगा इन्होंने कोई बहुत ही सेफ जगह पे। क्योंकि ईरान का मुद्दा बहुत क्लियर है, आज नहीं तो एक बार फिर ये पूरी कोशिश करेंगे, उनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना निहायत ही जरूरी है। वो परमाणु शक्ति बनना चाहते हैं, किसी भी वो बनाएंगे। तो जहां तक ये लड़ाई चल रही है, देखिए अमेरिका को भी कैजुअलिटीज होंगी। किस प्रकार कैजुअलिटीज होंगी? क्योंकि इनके जो बेसेस हैं, अब वो ईरान को फैसला लेना पड़ेगा, क्या वो सऊदी अरेबिया, कतार, UAE को टारगेट करना चाहेगा जहां इनके बेसेस हैं, या प्रायोरिटी में इनकी शिपिंग को टारगेट करना चाहेगा। अगर उसने मिडिल ईस्ट में देशों को टारगेट किया, अमेरिकन सेना को, तो ये लड़ाई का विस्तार हो जाएगा और फिर ये खोमेनी और आइसोलेट हो जाएगा। और खोमेनी का जहां तक मेरे को लगता है, उसको असैसिनेशन तो हवाई के ये जो लॉन्ग रेंज वेक्टर है और जितने भी ये एयरफोर्स के जो सॉटीज हो रही हैं, उसको डिस्ट्रॉय तो पक्का करेंगे। क्योंकि अब मुद्दा साथ साथ तख्ता पलट का वो है। तख्ता पलट कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन टारगेट अब खोमेनी भी है, उसको भी बर्बाद करेंगे। और मेरे को भी नहीं लगता है वो मॉस्को में गया होगा। कारण ये है क्योंकि देखिए उसकी भी एक बड़ी घमंड है, वो जो एक ईगो है, वो नहीं कर सकता है। जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने किया था, वो भाग गया था वहां पर, अफगानिस्तान वाले ने, अशरफ गानी, ये नहीं कर सकता है। अब वो सीरिया वाला ये वो नहीं करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो भी है वो एक क्या नाम है, स्पिरिचुअल हेड है। अब इन साइट्स को बचाने की कोशिश तो ईरान कर ही रहा है, लेकिन इन साइट्स पर नजर इजराइल की भी है और इन साइट्स पर नजर अमेरिका की भी है। क्योंकि इजराइल ने यही ठाना है कि हम किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे, वॉर इसी वजह से हो रहा है। लेकिन जहां कहीं भी वॉर हो रहा है, अब एक अच्छी खबर, एक अच्छी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन इसमें भारत अपने नागरिकों को कैसे बाहर सुरक्षित निकाल रहा है और कैसे वतन वापसी कराता है, उसकी तस्वीर आप देखिए।
दुनिया में शायद ही ऐसा कोई और देश है जो इतने बेहतरीन प्लानिंग और सामंजस्य के साथ ऐसे यानी कोऑर्डिनेशन के साथ ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देता है। इससे पहले भी चाहे सूडान हो, यमन हो, यूक्रेन हो या फिर अफगानिस्तान, जैसे ही हालात बदले हैं, भारत सरकार ने वहां से अपने नागरिकों को शुरुआत में ही सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। एक बार फिर ईरान में फंसे भारतीयों को भी भारत लाने का काम शुरू हो चुका है। ईरान से सुरक्षित निकाले गए 110 भारतीय छात्र सकुशल स्वदेश पहुंच गए हैं। इन्हें ईरान से पहले आर्मेनिया पहुंचाया गया, वहां से फ्लाइट 6E9487 से नई दिल्ली लाया गया। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। भारत ने 17 जून को ईरान और आर्मेनिया में हमारे जो मिशनों की देखरेख में उत्तरी ईरान में 110 छात्रों को निकाला जो आर्मेनिया में प्रवेश कर गए थे। इन छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नॉर्दो चौकी से बसों में निकाला गया। ईरान में 1500 स्टूडेंट सहित लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें धीरे धीरे वॉर सिचुएशन के बीच भारत लाने का जो काम है वो जारी है। और वो जो सुखद तस्वीरें हैं वो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल भी रही हैं। और ये लोग खुद बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वहां फंसने वाले लोग हैं, वो खुद बता रहे हैं कि उनका यहां पर वापसी होने के बाद, वतन वापसी होने के बाद अब वो कितनी राहत की जो सांस है वो महसूस कर पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वोरा सर, ये तस्वीरें पर चर्चा कर लेनी चाहिए कि कहीं पर भी वॉर हो, भारत का जो भी स्टैंड हो, भारत डिप्लोमेसी में जो भी कर रहा हो, लेकिन अपनों को कैसे निकालना है, कैसे इवैक्यूएट करना है हर सिचुएशन में, कोई भी देश कहीं पर भी भिड़ रहा हो आपस में, ये बखूबी भारत जानता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं तो आपका राजदूत रह चुका हूं दक्षिण सूडान में, वहां से इवैक्यूएट किया था, मैं जानता हूं। मैम, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले हम संपर्क करेंगे होस्ट कंट्री से, जैसे इस बार ईरान से, कि भाई टाइगर हम अपने लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं, इस सड़क से ले जाएंगे, ये हमारी बस होगी, उसके ऊपर ये रखा होगा, ये नहीं रखा होगा, तो आप जरा ध्यान रखिए कि आपकी जो वहाँ पे लोग हैं, आपकी मिलिट्री है, उन पे गोली ना चलाएं। दूसरा, फिर इजराइल से कहेंगे कि देख यार मेरे दोस्त, हमारी बसें इस रूट से जा रही हैं, उस पर बमबारी मत करना, ये समझिए। और तीसरा, आर्मीनिया के साथ कि बॉर्डर क्रॉसिंग पे आ रहे हैं, आप जरा मदद करिएगा, उनको आने दीजिए। यरेवान में वीजा की बात मत करिएगा, क्योंकि उन लोगों को वहीं से हम वापस भेज देंगे, शहर में नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट से उनको हम वापस भेज देंगे, जो हमने किया। तो ये जो ट्राई सर्विस या ट्राई कैपिटल कोऑर्डिनेशन जो होता है, इनके साथ, उसके साथ, उसके साथ, उसमें हम बहुत माहिर हैं और हमारे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम कहते रहे ईरान भी हमारा दोस्त है, इजराइल भी हमारा दोस्त है, वो दोनों हमारी बात में। इसमें एक चीज बता देता हूं मैम, यमन से जब हम अपने नागरिकों को निकाल के लाए थे और 40 और देशों के नागरिकों को निकाल के लाए थे, उस समय सऊदी अरेबिया बहुत ठोक रहा था, बम्बार्डमेंट कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने सऊदी अरेबिया के राजा से बात की और बोला भाई थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, हम अपने लोगों को बाहर निकाल दें। 7 दिन के लिए 1-1 घंटा वो रुके और हम अपने लोगों को लेके आए। इसीलिए मैम, जो हमारे संपर्क द्विपक्षीय होते हैं लोगों के साथ, पीएम साहब अक्सर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो भारत पे विश्वास करते हैं कि भारत इसका कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा। फाइनली अमेरिका की जो बात की है, मेरा मानना है इस समय अमेरिका उकसा रहा है ईरान को कि मैं खड़ा हूं, एक बार मुझ पे हमला कर दे, फिर वो आर्टिकल 5 जो नेटो का है वो किक इन करेगा, बाकी सब नेटो देश उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है। ट्रंप बार बार बयान दे रहा है, अरे कुछ तो कर, मेरे एक जहाज पर हमला कर दे, मेरी पनडुब्बी पर हमला कर, मेरे पोत पे हमला कर, फिर देख मैं क्या करता हूं तेरा। आई बिलीव ये सिचुएशन है और ईरान इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला। अभी ऐसे संभावना नहीं है कि ईरान पहले हमला कर देता सर। देखिए, ऐसा है कि इंटरनेशनल युद्ध में हर प्रकार के हथकंडे आजमाए जाते हैं। हो सकता है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाए, को अगर मौका ढूंढना है ना हमको, अगर मौका ढूंढना है तो हम किसी भी प्रकार ढूंढ लेंगे उसको। अगर हमने इरादा कर लिया कि हमने करना ही करना, तो हो जाएगा वो। तो अभी ईरान के ऊपर है कि वो किस प्रकार रिएक्ट करता है, क्या अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक करेगा, क्या उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को करेगा। और जो क्षमता आज के दिन में दुनिया ईरान की देख रही है, लोग बोलते हैं यार इस्लामिक देश है, क्या करेंगे, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान ने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनके पास में आज के दिन में मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है दुनिया के अंदर। जो वो करके दिखा रहे हैं, जिस प्रकार वो सटीक अटैक कर रहे हैं, नेविगेट करके टारगेट चुन के कर पा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नहीं दर्जनों में। तो ये बहुत कम देश और हैं जिनके पास में ये काबिलियत है आज के दिन में। तो वो उन्होंने करके दिखा दिया। उनके पास चाहे एयरफोर्स इतनी बड़ी ना हो, हवाई जहाज इतने एडवांस ना हो, लेकिन उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है आज के दिन में एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी है।
तो अभी अगर वो चाहे तो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी टारगेट कर सकता है, ये अमेरिका को ध्यान रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए अगर वो किसी इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट कर देता है तो जो उसने वार्निंग दी है कि 50,000 तबूत तैयार रखना, वो सच हो जाएगा। तो इसके साथ साथ में अभी क्या है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है, ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार इंटरेस्टिंग और बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना सर कि कौन किसके साथ। साहब ने बोला है कि नो कांटेक्ट तो बिल्कुल कोशिश की जाएगी, हाँ। क्योंकि सबको पता है कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड जाता है तो बड़ा मेसी काम हो जाता है, और पहले भुगत चुके हैं, वो वियतनाम में भुगत चुके हैं, आपका अफगानिस्तान में, अब रशिया भी भुगत चुका है, सोवियत यूनियन। ट्रम्प क्या करेंगे, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा होता जा रहा है ट्रम्प जिस